हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। पावर एंड पॉलिटिक्स इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे आज, क्योंकि कल्चर वाइज ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। पॉलिटिक्स कितनी है ऑर्गेनाइजेशन में और किस तरह का पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इट डिपेंड्स ऑन कल्चर टू कल्चर। तो इसलिए सिन्हा जो हैं उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करी थी कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से पावर और पॉलिटिक्स होती है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है अनवारंटेड पावर कॉन्फ्लिक्ट। ये बहुत ज़्यादा होता है इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में। मतलब मैनेजर्स को ऐसा फील होता है, ऐसी फॉल्स एप्रीहेंशंस होती हैं कि उनकी जो पावर है उसको छीनने के लिए कोई कॉन्स्पायर कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, या कोई ना कोई उनके पीछे से उनकी बैक स्टैबिंग कर रहा है, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट अथॉरिटीज़ को दे रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि मैनेजर से वो पावर चली जाए। तो इस तरह की फीलिंग और अप्रीहेंशंस बहुत होती हैं इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी टॉप मैनेजर्स होते हैं उनको। सेकेंड पॉइंट है पर्सनल लिंकेजेस एंड ऑफ कास्ट एंड किन ग्रुप्स। अब जैसे हमने बहुत बारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है और सुना भी है कि जो लोग अगर सेम सिमिलर कास्ट के होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, या फिर सिमिलर बैकग्राउंड से हो गए या सिमिलर विलेज के हो गए। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हायर अथॉरिटी में कोई मैनेजर है, उसका रिश्तेदार कोई पीएन भी है, रिश्तेदार ना से ही कम से कम अगर सेम कास्ट का है या सेम विलेज का भी है वो पीएन, तो वो मैनेजर उस पीएन को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलता है। और वो जो पीएन होता है उसको अपने ऊपर बहुत प्राउड होता है कि मेरा जो है वो मैनेजर के साथ एक अलग रिलेशन है। तो इस तरीके से जिसके भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसकी वो पॉलिटिक्स खेल लेता है ऑर्गेनाइजेशंस में, वो अपनी पावर को यूज़ करता है क्योंकि वो सेम कास्ट का होता है टॉप मैनेजर की, या सेम एरिया को बिलोंग करता है। तो ये सारी चीज़ें इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं। स्पेशली कास्ट वाला बाहर इतना नहीं दिखता है, बाहर की कंट्रीज़ में इतना नहीं होता है जितना इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। फिर अथॉरिटी सिस्टम, यहाँ का अथॉरिटी सिस्टम है, मतलब यहाँ पे लोगों को ये चीज़ पसंद है कि उनके ऊपर एक अथॉरिटी होनी चाहिए। उनको इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, कंट्रोल नहीं चाहिए अपने काम पे, उनको डायरेक्शन चाहिए। मतलब कोई ना कोई ऐसा अथॉरिटेटिव फिगर होना चाहिए हमारे ऊपर जो हमें हमें बताए हमें क्या करना है, हमें खुद से ना सोचना पड़े। तो अपनी थिंकिंग और रीजनिंग पावर को यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं इंडियन एम्प्लॉयज़ ज़्यादातर। इंडियन वर्कर्स जो हैं उनको हायरार्कल ऑर्डर ऑफ पावर पसंद है कि एक हायरार्की होनी चाहिए, सबसे लोएस्ट फिर उससे हाईएस्ट फिर उससे हाईएस्ट। ऐसे एक हायरार्की प्रॉपर होनी चाहिए ताकि उनको क्लियर रहे कि उनको कौन ऑर्डर्स देगा और एक लोअर एम्प्लॉय को किसको फॉलो करना है, उसको किसे करना है। इस टाइप से हायरार्की सिस्टम इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि इंडियन सोशल स्ट्रक्चर भी हायरार्किकल है। अगर आपको पता हो, जैसे कि जो हमारे कास्ट वगैरह का सिस्टम है उसमें भी एक हायरार्की है, लोअर कास्ट हायर कास्ट। तो ये सब ये जो ऑर्डर वाला सिस्टम है ना, ये इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा ही इनग्रेन्ड है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट अकोमोडेटिव मैनिपुलेटिव गेम। अब कुछ लोग होते हैं गेम ऑफ पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो स्ट्रैटेजीज वगैरह यूज़ करते हैं, अपने पावर यूज़ करते हैं दूसरे एम्प्लॉयज़ को, जो उनको लगता है कि जो एम्प्लॉय उनके लिए एक थ्रेट है। थ्रेट का मतलब उनके लिए खतरा हो सकता है या उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है, उसको किसी ना किसी तरीके से हटाने के लिए एक जो पॉलिटिकल गेम खेला जाता है वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा दिखता है। और ये गेम जो होता है ना, एक तरह से हिडन होता है। हिडन मतलब सामने से कोई नहीं झगड़ा करेगा आके, लेकिन पीछे से पॉलिटिक्स चलती है। लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ये कह रहे हैं द लेसर द पावर डिफरेंशियल बिटवीन द टू एम्प्लॉयज द ग्रेटर इज द पॉलिटिक्स। पावर डिफरेंशियल का मतलब अगर दो एम्प्लॉयज को ये लगता है कि उन दोनों की पावर में बहुत ही कम डिफरेंस है, दोनों सेम लेवल के हैं, दोनों के पास ऑलमोस्ट सिमिलर पावर है, मतलब कि पावर डिफरेंशियल मिनिमम है, तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करेंगे। अगर पावर में फ़र्क है, जैसे कि सपोज एक के पास पावर ज़्यादा है और दूसरे के पास पावर कम है, तो ऑब्वियसली ये वाला पर्सन इसके अगेंस्ट पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी पावर कम है। लेकिन अगर दोनों की पावर सेम है तो ये दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट पॉलिटिक्स करेंगे। तो पावर कॉन्फ्लिक्ट क्या है? पावर डिफरेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
जितना पावर डिफरेंशियल बढ़ता जाएगा उतना पावर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम होता जाएगा, जितना पावर डिफरेंशियल कम होगा यानी कि दोनों का डिफरेंस कम होगा उतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आगे चलते हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी पे। कंज्यूमर साइकोलॉजी होती क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस अंडरलाइंग एक्विजिशन, कंजम्पशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज़। तो एक साइकोलॉजिकल स्टडी है किस चीज़ की? कैसे एक्वायर करे जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, कैसे कंज्यूम करे जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, एंड कैसे उसको डिस्पोज किया जाता है। सो गुड्स एंड सर्विसेज हो गए या आइडियाज़ हो गए, ये सारे कंज्यूमर साइकोलॉजी में इसके बारे में स्टडी करी जाती है। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को पहले डिस्कस करा हुआ है। 5 मेजर एरियाज ऑफ स्टडी इन कंज्यूमर साइकोलॉजी आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कौन कौन से 5 हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इंफॉर्मेशन रिसेप्शन, मेमोरी सिस्टम, पर्सन फैक्टर्स एंड डिसीजन मेकिंग। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे शो करी हुई है इस मॉडल के थ्रू, अ मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ऑन मोवेन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया हुआ है कि जैसे कि सपोज P इंटू, ये तो आपको अगर ये वाली इक्वेशन याद हो कर्ट लुईन की, उन्होंने भी यही बोला था जो बिहेवियर होता है पर्सन का वो पर्सन और उसके एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो वही इक्वेशन यहाँ पे इन्होंने भी यूज़ करी हुई है। ये कंज्यूमर बिहेवियर है, ये एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में उसके क्या है? मार्केटिंग हो रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, सोशल सिचुएशंस है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, और ये उसके पर्सन के खुद के फैक्टर्स हैं कि वो कितनी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है किसी गुड्स के और सर्विसेज के रिलेटेड, कितना उसको याद कर पाता है, उसके इंडिविजुअल खुद के फैक्टर्स, उसके खुद की प्रेफरेंसेस क्या है, और उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है। ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो कंज्यूमर का बिहेवियर दिखता है। तो ये इस तरीके से इन्होंने कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर समझाया हुआ है। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग वालों की कितनी अपील है अपने प्रोडक्ट को लेके, इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरह के हैं। अब जैसे आजकल के टाइम पे अगर हम ले लें कोरोना की सिचुएशन के बाद, अगर कोई कितनी भी मार्केटिंग करे अपने प्रोडक्ट की, इकोनॉमिक फैक्टर्स इतने डाउन है कि लोग अपना जो है बाइंग बिहेवियर बहुत ही स्लो रखेंगे क्योंकि उनको पता है कि इकोनॉमिकली बहुत कंडीशन अभी ख़राब है। तो इसमें इकोनॉमिक फैक्टर आ जाते हैं। फिर फीडबैक ऑफ द आउटकम ऑफ प्रीवियस परचेज, तो पिछली फीडबैक भी तो हम लेते हैं ना, जैसे किसी ने कुछ खरीदा हुआ है पहले से कोई चीज़ है, किसी डॉक्टर की सर्विस ली हुई है तो हम उससे पूछते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मार्केटिंग अपील में क्या आ जाता है? उसकी एडवर्टीजमेंट आ जाती है प्रोडक्ट की या उसकी सर्विस की। प्रोडक्ट पैकेजिंग आ जाती है। पैकेजिंग एक बहुत ही बड़ा सेलिंग यूएसपी होता है एक तरीके से, मतलब एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत ज़रूरी होती है। पैकेजिंग को साइलेंट सेल्स पर्सन भी बोला जाता है। ये जो पैकेजिंग होती है प्रोडक्ट की वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है अगर ढंग से करी हो तो। सेल्स के मैसेजेस होते हैं। मार्केटर्स का क्या काम होता है? वो इन्हीं सब चीज़ों पे रिसर्च करते हैं कि कैसे हम ये सब चीज़ें डिज़ाइन करें, कैसे हम अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाएं, एडवर्टीजमेंट में क्या बोलना है ताकि लोग अट्रैक्ट हो मेरे प्रोडक्ट की तरफ। दे आर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग रिसर्च टू फाइंड आउट कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेस हैं, और इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं कस्टमर के जो उसको प्रोडक्ट खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे। On a different note, the consumer situation in which consumer takes her decision also makes a difference. If you frequently visit shopping malls, you already know that the ambience and appearance has an impact on behavior. तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे आप लोग अगर मॉल वगैरह जाते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ की ambience और वहाँ की appearance कितना ज़्यादा हमारी बाइंग बिहेवियर को चेंज कर देती है। जैसे अगर आप किसी भी लोकल शॉप से कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हो तो आप वहाँ 10 रुपीज़ देते हो, लेकिन वही चीज़ अगर आपको मॉल में कोई दे और 100 रुपये मांगे तो वहाँ पे आप मना नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे एम्बियंस और अपीयरेंस का फ़र्क आ जाता है। सोशल सिचुएशन का भी फ़र्क होता है। सोशल कन्फर्मिटी भी होती है इसमें। कन्फर्मिटी क्या होती है? एक दूसरे को देख के बिहेव करना। अब यहाँ पे एक स्टडी है
वेंकटेशन ने करी हुई है। आस्क्ड अ कंज्यूमर टू सेलेक्ट अ बिजनेस सूट। इन्होंने कंज्यूमर को बोला है कि एक बिजनेस सूट सेलेक्ट करो। Even though all suits were identical, the individual preferred the garment preferred by other members. तो वहाँ पे जैसे सपोज किसी मॉल में वो बिजनेस सूट्स बिक रहे थे, तो वहाँ पे जहाँ पे उस कंज्यूमर को बोला गया कि आप इसमें से कोई एक बिजनेस सूट अपने लिए सेलेक्ट करो, वो सारे एक दूसरे के आइडेंटिकल थे, पर जब उस कंज्यूमर ने देखा कि सारे कस्टमर्स जो हैं ये वाला चूज कर रहे हैं, तो उसने भी उसी को चूज किया। इसका मतलब कंफर्मिटी का भी एक रोल होता है। हम जो देखते हैं ना लोगों को कि वो वाला कपड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि शायद वो बेटर है दूसरों से, इसलिए हम भी वही लेते हैं। ये कंफर्मिटी वाले मॉडल के ऊपर बेस्ड थी स्टडी जो ऐश ने की थी। आपको अगर याद हो, उन्होंने वो 3 लाइंस जो थी ABC लाइंस को दिखा के लोगों को पूछा था कि जो स्टैंडर्ड लाइन है उससे कौन सी सबसे ज़्यादा मैच कर रही है। तो ज़्यादातर लोगों ने गलत बताया था, तो जो एक्चुअल में जो वहाँ पे पार्टिसिपेंट था वो भी गलत ही बता रहा था, क्योंकि उसको लगा गलत वाली लाइन ही ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हमने डिटेल में कंफर्मिटी में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो द अल्टीमेट गोल ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो डिटरमिन्स अ बिहेवियर। अब गोल क्या है हमारा, हमने क्यों खरीदना है, किसी को गिफ्ट देने के लिए लेना है, किसी पार्टी में पहनने के लिए लेना है, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा बिहेवियर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख के ही खरीदें। So people who are self-conscious about their looks are quite concerned about the brand of the clothes. कुछ लोग ब्रांड्स के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, ब्रांडेड ज़्यादा लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको कंफर्ट ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो कोई भी चीज़ ले लेते हैं जो उनको कंफर्टेबल लगे, बेशक वो ब्रांडेड हो चाहे ना हो। फिर आ जाते हैं इंफॉर्मेशन रिसेप्शन पे। तो कंज्यूमर को कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है, वो कितनी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, डिपेंड करता है कि वो कितनी अटेंशन देता है एडवर्टीजमेंट पे, और वो कैसे परसीव करता है उसको। सो हाउ मच ऑफ द इंफॉर्मेशन शी अटेंड्स टू, कितना अटेंड कर पा रहा है, कितना वो इन्फॉर्मेशन को समझ पा रहा है। जैसे कि हम सबको पता है कि ह्यूमन अटेंशन बहुत सेलेक्टिव होती है, हम हर चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम सेलेक्टिव चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो एक एडवर्टाइज़र का एक ये यहाँ पे एक रोल आ जाता है कि वो मैसेज इस तरह का फॉरवर्ड करें या इस तरह का मैसेज लोगों को कन्वे करे जो उनकी अटेंशन को कैच कर ले। तो यहाँ पे 2 टाइप की अटेंशन की बात कर रहे हैं, एक कर रहे हैं वॉलेंटरी और एक कर रहे हैं इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी अटेंशन क्या है? वॉलेंटरी अटेंशन एलोकेट्स मेंटल एफर्ट टू गोल्स एंड प्लान। जब आप जानबूझ के किसी चीज़ पे ध्यान देते हो, जैसे आपको पढ़ना है और आप इस बुक पे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, ये वॉलेंटरी अटेंशन है आपकी। द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस चैनल इज सेंट्रल प्रोसेसिंग लीड्स टू लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव एटीट्यूड चेंज। तो इस केस में आप सेंट्रल प्रोसेसिंग कर रहे हो, जिससे आपका लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव एटीट्यूड चेंज हो रहा है। Those who want their advertisement to be voluntarily processed make their message relevant to these goals. अब जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, आप उसकी एडवर्टीजमेंट इस तरह की बनाओगे कि लोग वॉलेंटरीली उस पर अटेंशन दें अपनी मर्जी से। इनवॉलेंटरीली क्या होता है? जो अटेंशन जिसके हम सेंट्रल प्रोसेसिंग नहीं करते, पेरिफेरल प्रोसेसिंग करते हैं। पेरिफेरल मतलब हम डायरेक्टली ध्यान नहीं देते, लेकिन आते जाते हमारे कानों में कोई चीज़ पड़ जाती है, या आते जाते हम कोई चीज़ पे नज़र डाल देते हैं, दैट इज इनवॉलेंट्री अटेंशन। सम स्ट्रैटेजीज टू एक्सप्लॉइट दिस चैनल ऑफ अटेंशन और नॉवेल्टी। अब आप देखो, नॉवेल्टी मतलब हो गया न्यू। अब आप सपोज ये देखो कि आप डेली किसी जगह से जाते हो, आप उसको इतना ध्यान नहीं देते, आप रोज उस रोड से जा रहे हो, रोज जा रहे हो, आप इतना ध्यान नहीं दे रहे, वो आपकी पेरिफेरल प्रोसेसिंग में है। एक दिन आपने उस रोड पे देखा कुछ नया बन गया, तो आपका ध्यान सडनली उस पर जाएगा, तब आप उसको वॉलेंटरी अटेंशन दोगे। उससे पहले वहाँ पे कुछ नहीं था, आप रोज जा रहे थे, तो आप उसको इनवॉलेंटरी अटेंशन दे रहे थे। लेकिन एक दिन वहाँ कुछ नई चीज़ आपको दिखी, बन गई सडनली, तो आपने उसको वॉलेंटरी अटेंशन दी। तो नॉवेल्टी मतलब कुछ नया। तो ऐसी अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं? नॉवेल्टी का यूज़ करते हैं। नॉवेल्टी होती है, लाउड म्यूजिक का यूज़ करते हैं कि जानबूझ के हमें देखना ही पड़े कि इतना लाउड क्यों है। कई बार क्या होता है कि चैनल में जब कोई नॉर्मल सीरियल या न्यूज़ आ रही होती है तो साउंड लो होता है, लेकिन जैसे ही सडनली एडवर्टीजमेंट आती है साउंड एकदम लाउड हो जाता है। या फिर सेलिब्रिटीज़ का यूज़ करते हैं आपकी अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने केस लिया है, हाइपोथेटिकल केस लिया है समझाने के लिए आपको, कि कोई एडवर्टाइजर है, वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐड देना चाहता है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए।
अब इसका टारगेट पॉपुलेशन कौन होगा? वही होगा जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। वो चाहेगा कि वो उसकी एडवर्टीजमेंट पे ध्यान दें कि वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सिविल सर्विसेज वालों के लिए है, तो उसको अपनी एडवर्टीजमेंट में क्या डालना पड़ेगा? उस तरह की सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी जो उन लोगों के लिए रेलेवेंट हो, जो उनका एटीट्यूड जो है टूवर्ड्स कोचिंग सेंटर चेंज कर दें। सिर्फ फोटोग्राफी देखकर, मतलब उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की एड को देख के जो तैयार कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अट्रैक्ट हों उसकी तरफ। Both voluntary and involuntary attention are active cognitive processes. However, it has been found that consumer can learn without active information processing. अब ये कह रहे हैं कि बेशक वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी दोनों ही ऐसे प्रोसेसेस हैं जो एक्टिव कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक प्रोसेस है जिससे कंज्यूमर बहुत सारी चीज़ें लर्न कर लेता है। वो कौन सा प्रोसेस है? वो है लो इन्वॉल्वमेंट ट्रेनिंग। Krugman observes that a consumer defenses are lowered when messages are learned by lower involvement. Hence, messages are received relatively uncritically and the consumer may later be prompted to buy the products. अब ये आपको अगर ये वर्ड समझ में आता है, सबलिमिनल परसेप्शन, एक ये जो चीज़ है ना सबलिमिनल परसेप्शन, ये इतनी ज़्यादा यूज़ करी जाती है आज के टाइम पे अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज करने के लिए, और ये बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि आपको डायरेक्टली कोई चीज़ की ऐड नहीं करेंगे, लेकिन आपको इनडायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ डेली उसको एक्सपोज करेंगे आपके सामने। आपको एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि आपने उसको देखा है, आपने उसकी ऐड देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको बीच में देखते देखते आपको वो एक्सपोज कर रहे हैं उस चीज़ के सामने कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। जैसे इसका एक एग्जांपल है जो जनरली एडवर्टीजमेंट वाले यूज़ करते हैं कि आप कोई कुछ देख रहे हो, बीच में 1 सेकंड के लिए वो इमेज आती है और वो गायब हो जाती है, उनके प्रोडक्ट की इमेज होती है। वो हमें नहीं पता चलता है कि हमने वो देखी है, लेकिन हमारी आई जो है उसको कैच कर लेती है और हमारी आई के सेंसेस के थ्रू वो हमारे ब्रेन तक चली जाती है चीज़, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक। उसको बोलते हैं सबलिमिनल परसेप्शन, कि आपको डायरेक्टली नहीं, कॉन्शियसली नहीं वो चीज़ आप देख रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियसली वो आपके ब्रेन तक पहुंचाई जा रही है चीज़। ये थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होती है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे कॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। तो जब सबकॉन्शियसली हमारे अंदर कोई चीज़ जाती है तो वो हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करती है। कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन डेवलपिंग टूल्स फॉर असेसमेंट। अब कितनी इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं उसको असेस करने के लिए टूल्स भी बनाए गए हैं, जैसे टू मेजर प्यूपिल डायलेशन। प्यूपिल डायलेशन मतलब हमारी आंखों का जो प्यूपिल है वो कितना एक्सपैंड हो रहा है देख के किसी चीज़ को। आई मूवमेंट को मेजर करने के लिए, ये सारी चीज़ें मेजर करने के लिए है कि जब हम कोई ऐड देखते हैं तो हमारा फोकस, हमारी अटेंशन कितनी ज़्यादा उस चीज़ पे गई है। फिर आता है मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम इतनी सारी एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हमारे क्यों ऐसा होता है कि कुछ एड्स तो हमें याद रह जाती हैं और कुछ हम भूल जाते हैं। तो जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम उसी ऐड के बारे में सोचते हैं जो हमें याद है। तो मोस्ट ऑफ विच रीच शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड वैनिश। तो कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही गायब हो जाती हैं, कुछ होती है जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी तक चली जाती है। अब जो एडवर्टीजमेंट्स वाले होते हैं, एडवर्टाइजर्स होते हैं, उनका मेन पर्पस है कि वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी तक वो ऐड को बिठाए, तो वो किस तरीके से अपना मैसेज बनाए कि वो हमें याद रह जाए। तो द कंज्यूमर इज बम्बार्डेड विद हंड्रेड्स ऑफ मैसेज एवरी डे। हमें पूरा दिन में आप देख लो इतने सारे मैसेजेस और इतने सारी एडवर्टीजमेंट आती हैं। किसी चीज़ को हम अटेंड करते हैं, किसी चीज़ को नहीं करते हैं, कुछ चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। सॉयर हैज़ फाउंड दैट रिपीटेड मैसेज हैव ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ, मतलब रिपीट करना, अगर कोई मैसेज आपको मान लो दिन में 4 बार आ गया सेम, आपको वो याद रह जाएगा कि ये मैसेज मुझे इतनी बार क्यों आ रहा है। या कोई ऐड आपको दिन में 4 बार देख लिया, आपने 6 बार देख ली, तो वो आपको याद हो जाएगी। तो रिपीट करना एक तरीका होता है। Other studies have shown that context act as a cue in retrieval of information.
और कुछ लोग कहते हैं कि कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है, आप कितनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे हो वो आपके एनवायरनमेंट पे, आपके सर्कमस्टांसेस पे और आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ दिखाई जा रही है. एडवर्टाइजर शुड यूज ट्रेडमार्क लोगो and brand names as reduce cues to remind the consumer of the whole product. तो हमेशा अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए ट्रेडमार्क लोगो, जो लोगोज होते हैं जैसे नाइकी का एक लोगो है, इस टाइप से लोगोज और ब्रांड नेम्स का यूज करना चाहिए ताकि जो कंज्यूमर है उनको वो याद रह जाए, क्योंकि इमेजेस जो हैं वो ज़्यादा याद रह जाती हैं इसलिए. नाउ इंडिविजुअल पर्सन फैक्टर. अब अभी हम क्या पढ़ रहे थे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पढ़ रहे थे. अब आते हैं पर्सन फैक्टर्स. पर्सन फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, तो उसमें मेरा पर्सनल फैक्टर भी होगा जिसमें मैं अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करूँगी कि मुझे ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े. हाउएवर मैन इज एन इररेशनल क्रिएचर. ये कह रहे हैं कि मैन जो है ना, वो ह्यूमन बीइंग जो है इररेशनल क्रिएचर है. कभी भी हमेशा वो रैशनल डिसीजन नहीं लेता है, वो चीज़ों को बहुत सब्जेक्टिवली लेता है, बहुत सब्जेक्टिव जजमेंट करता है. तो अपनी पर्सनालिटी, बिलीफ, मोटिव, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें बीच में ले आता है. So for example, I won't attend to a banner on costly clothes if I don't have the attitude towards that. That is, if I believe unbranded clothes that come cheap will satisfy my needs. तो अगर किसी का एटीट्यूड ये है कि सस्ते कपड़े भी मेरे नीड्स पूरे कर सकते हैं तो मुझे ब्रांडेड की ज़रूरत नहीं है, तो वो ब्रांडेड कपड़ों के एडवर्टीजमेंट्स को ध्यान नहीं देगा. सिमिलरली मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे सब मेजर सोशल मोटिव्स आर अचीवमेंट एंड एफिलिएशन और पावर. ये 3 सोशल मोटिव्स हैं, मोटिव फॉर अचीवमेंट, मोटिव फॉर एफिलिएशन एंड मोटिव फॉर पावर. इनकी एक बार हमने मोटिवेशन वाले चैप्टर में इनकी डिटेल भी पढ़ी थी कि मोटिव फॉर अचीवमेंट क्या होता है, मोटिव फॉर एफिलिएशन क्या होता है और मोटिव फॉर पावर क्या होता है. अब यहाँ पे इन्होंने हाइपोथेटिकल केस लिया हुआ है कोल्ड ड्रिंक मेकर का जो मोटिवेट करना चाहता है यूथ को ताकि वो खरीदें उसकी कोल्ड ड्रिंक. तो उसको अपने ऐड में क्या लिखना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक्स की ऐड में क्या दिखाते हैं जनरली के लोग जो हैं कोल्ड ड्रिंक्स को पी के बहुत ही खुश हैं, बहुत फन कर रहे हैं, दे आर हैविंग फन, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रेंड्स के बीच में है, पार्टी चल रही है, इस तरह की एड्स आती है ना कोल्ड ड्रिंक्स की. क्योंकि यूथ के लिए बनी है कोल्ड ड्रिंक, उनकी टारगेट मार्केट क्या है, यूथ है, तो उनका जो नीड फॉर एफिलिएशन होता है यूथ का, यूथ के टाइम पे क्या होता है, जब हम यंग होते हैं तो नीड फॉर अचीवमेंट भी इतना नहीं होता और नीड फॉर पावर भी इतना नहीं होता. उस टाइम पे एफिलिएशन अपने दोस्तों के साथ, अपने जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ एफिलिएट होने का नीड ज़्यादा होता है. तो इस तरीके से वो इस चीज़ को फोकस करते हैं. At one time, Freud's psychoanalytic theory was popular with consumer psychologists. There was an attempt to embed various symbols appealing to consumers' unconscious motives in TV and print ads. तो जैसे मैंने आपको वो सब लिमिनल की बात की थी ना कि उसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह के सिंबल या एड, अपनी सिंबल्स हो गए या फिर इस तरह की एड्स हो गई जो अपने उसमें दिखाते हैं, वो जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड को हिट करते हैं. तो उसकी बात हो रही है कि फ्रॉइड की इन्होंने सब कॉन्शियस माइंड वाली थ्योरी को यूज़ करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बाद में डिस्प्यूट में आ गया था कि ऐसे नहीं होना चाहिए. मतलब हम कंज्यूमर को इस तरीके से धोखा दे के नहीं एडवर्टाइजमेंट कर सकते. Today, a popular activity among personality researchers is trying to predict liking and preferences. तो क्या करते हैं, साइकोग्राफिक जो डिसिप्लिन है जिसमें हम ये डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं. जैसे डेमोग्राफिक डेटा नहीं होता है कि लोगों की एज, हम डेटा कलेक्ट करते हैं एज क्या है, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, वैसे साइकोग्राफिक डेटा है कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, उनकी लाइकिंग क्या है. इन सब चीज़ों का सर्वे करो, उनकी लाइफस्टाइल का सर्वे करो और उसके बेस पे अपने टारगेट कस्टमर्स को चूज़ करो. तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया भी, एग्जाम्पल देके साइकोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करी थी. एक बार 1981 में जो रिसर्च हुई थी उसमें इन्होंने लोगों की प्रेफरेंसेस पूछी थी और उनकी ओपिनियंस के बेस पे 5 क्लासिफिकेशन कर दी थी फूड की. तो एक टाइप हो गई वेजिटेरियन, एक हो गई गोurmet, एक हो गई हेल्थ, फास्ट फूड वाले और सिंथेटिक, और उनसे पूछा गया कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या है. तो इस तरीके से उन लोगों के बारे में साइकोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी.
और उस इंफॉर्मेशन को मार्केटर्स अपनी ऐड को डिज़ाइन करने में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनको ये आइडिया लग जाता है कि जो अलग अलग टाइप के लोग हैं, जो वेजिटेरियन है या जो नॉन वेजिटेरियन, उनकी किस तरह की लाइफस्टाइल होगी, वो क्या खाना पसंद करेंगे, इस टाइप से। तो ये था साइकोग्राफिक। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।